हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि जो प्रीवियस वीडियो आई थी वहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि कैश बुक क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से आपको समझाया था। और अब जो हम पढ़ रहे हैं उसके जस्ट बाद वो आ जाएगा आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि ये कैश बुक और ये दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी जुड़ी रहती हैं। तो आप इसके बाद उसको समझ लीजिएगा, ईजी रहेगा। और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, जो प्रीवियस में भी एग्जाम्स हुए हैं आप लोगों के, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ था अकाउंटेंट का या ऑडिटर का, या इसके अलावा जो आपका डेट प्लस बी का एग्ज़ाम हुआ है, या इसके अलावा जो अभी जो है बिहार में जो अकाउंट क्लर्क का जैक का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो क्योंकि एक पैटर्न सा चलता है, इसके भी क्वेश्चंस कहिए तो मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में या अकाउंटेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो एमआरएस का था वो तो मैंने आप लोग को सॉल्व ही करवा दिया है। इसके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूँगी, जिससे कि आपके लिए ईज़ी रहे, कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में हैं। तो ये भी जल्दी ही दिवाली के बाद जो है इसके प्रैक्टिस सेट जो इसके प्रीवियस ईयर है वो भी मैं आप लोग को सॉल्व कराऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो बच्चे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा, दोनों ही काम आपको करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको शॉर्ट में बीआरएस भी बोलते हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपके ये बीआरएस नाम से लिखा रहे, तो उसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है। अब देखते हैं कि होता क्या है। A statement that is prepared to rectify or tally the differences that exist between the user passbook and cash book of the firm, so that the cause of the difference can be determined and rectified is known as bank reconciliation statement। क्या होता है? ये एक आपका स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अकाउंट है कि स्टेटमेंट है, तो ये एक आपका स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, जो फर्म के उपयोगकर्ता जो है पासबुक और कैश बुक के बीच के अंतर को सुधारने, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है आपकी कैश बुक जो आपने बनाई थी और जो आपकी पासबुक है बैंक की, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसके डिफरेंस को पता करने के लिए कौन बनाता है? जो कस्टमर होता है बैंक का, जो यूज़र होता है, उपयोग करता है, वो बनाता है, कि मिलान कर सके कि क्या कन्फ्यूज़न है, कहाँ-कहाँ पर चेंजेज़ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनको पता लगाना। जिससे कि अंतर का कारण निर्धारित किया जा सके और उसे ठीक किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैंक समाधान विवरण, यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर से 2 आपकी चीज़ें एक तो क्लियर हो गई। पहली चीज़ जो आती है कि इसे कौन बनाता है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसे प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करने का काम जो कस्टमर होता है, यानी कि कस्टमर से सेंस यहाँ पर ये है कि जिसकी भी पासबुक है या कैश बुक है, वो बनाएगा। बैंक इसको नहीं बनाता, इसका ध्यान में रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कौन प्रिपेयर करता है? इसे बैंक प्रिपेयर नहीं करता। इसे प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर, जो यूज़र हो, जिसकी पासबुक है, जिसकी कैश बुक है, और वो कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो ही इसको प्रिपेयर करता है। दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसमें ये पूछा जाता है कि क्या ये आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उसका एक हिस्सा होता है? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, तो ये इसका एक हिस्सा नहीं होता। क्या आंसर है कि ये इसका हिस्सा नहीं है, डिपेंड करता है कस्टमर पर। वो बनाना चाहे तो बना सकता है, ना बनाना चाहे ना बनाए, कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसको बनाना ही है ये स्टेटमेंट। तो आपको ये जो 2 क्वेश्चन बन सकते थे इम्पोर्टेंट वाले, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और एक तीसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि किन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है? बैंक की पासबुक और कैश बुक होनी चाहिए मिलान करने के लिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्या होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसको क्यों तैयार किया जाता है वो देख लीजिए। ये नीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये मेनली जो अभी आपने डेफिनेशन में ही समझ लिया कि कैश बुक और पासबुक के बीच के डिफरेंस को पहचानने में सहायता करता है कि क्यों अलग-अलग आया। अब क्यों आया उसको भी आप आगे देखेंगे कि क्यों डिफरेंस हो जाता है दोनों में। फिर आता है इट हेल्प्स इन नोइंग द एक्चुअल बैंक बैलेंस। ये वास्तविक बैंक बैलेंस को जानने में सहायता करता है कि एक्चुअल में आपके पास कितना अभी रिमेनिंग है बैंक बैलेंस बैंक में, क्योंकि अब ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक के थ्रू ही होते हैं, इसलिए। इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ये क्या करेगा कि ये पता लगाने में कि क्यों जो है जो बैंकिंग लेन-देन हुए हैं उसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी
और त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें रोकने प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन उसके बाद आ जाता है आपका It helps in creating a revised cash book that reflects the true bank balance. ये एक संशोधित कैश बुक बनाने में सहायता करता है जो वास्तविक बैंक बैलेंस को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करा ही दूंगी। कुछ क्लासेस की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई थी, कुछ की अभी नहीं प्रोवाइड कराई हैं। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं वीडियोस को, और जो नहीं देख रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिए वीडियोस को। तो यहाँ पर इसको टेलीग्राम चैनल जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के साथ ही। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के थ्रू, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं तो उन सबकी नोटिफिकेशन भी है, सारी चीज़ें ही वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाती हैं इजली। तो वहाँ पर आप ज़रूर से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका ये वाला बन रहा है, तो कुछ बच्चों को ये रहता है कि डिस्क्रिप्टिव किस तरह से आएगा, तो डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि क्या होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसको क्यों तैयार किया जाता है या उसको तैयार करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके आंसर में एज इट इज़ ऐसे ही लिखिएगा। इसीलिए मैं इस तरह के आपको पॉइंट वाइज नोट बना करके दे रही हूँ कि आप इतना ही याद करके लिख देंगे सफिशिएंट होगा, अलग से आपको कुछ करने की नीड नहीं होगी। इतने पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी होंगे। फिर यहाँ पर जो कह रहा है कि ये लेन-देन का रिकॉर्ड इसमें धोखाधड़ी वाला ये पॉइंट हो गया था। ये एक संशोधित कैश बुक बनाने में जब हमने जो है अपना स्टेटमेंट तैयार किया, उसके बाद हम दूसरी क्या करते हैं, एक कैश बुक दूसरी रिवाइज़्ड कैश बुक प्रिपेयर करते हैं और जिससे कि हमको ट्रू बैंक बैलेंस पता चल सके। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एम्बेज़लमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। इससे बैंक खाते से पैसों की हेरा-फेरी रोकने में सहायता मिलती है। तो ये 5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करें। अब आ जाते हैं कि क्यों डिफरेंस आता है, जो कि आप लोग के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। एमसीक्यूज़ में भी आपके सीधे-सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मेन रीज़न फॉर डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो पहला क्या होता है, चेक निर्मित किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए। आपने चेक इश्यू तो कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन उसको पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं किया। तो आपने जब चेक इश्यू कर दिया तो एक एंट्री तो आपने कर दी, लेकिन क्या हुआ कि अभी उसको भुगतान नहीं हुआ है तो बैंक से पैसे क्या होंगे, डिडक्ट नहीं होंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा। चेक बैंक में जमा कराए लेकिन उनका संग्रह नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। डिपॉजिट तो कर दिए गए हैं लेकिन अभी कलेक्ट नहीं किया है आपने, तो उसकी आपने वहाँ पर कैश बुक में तो जो बैंक कॉलम में वहाँ एंट्री दिखा दी है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस आएगा। क्योंकि मैंने बताया ही था आपको कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उससे मिलान किया जाता है, इसका ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे डायरेक्ट कैश बुक लिखा है तो वो ही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर साफ-साफ दे रखा है कि कैश बुक का बैंक कॉलम तो वो आपका आंसर होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कैश बुक का बैंक कॉलम और जो आपकी पासबुक होती है, उन दोनों का आपस में मिलान किया जाता है। फिर आता है बैंक द्वारा ब्याज देना या लेना। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय द बैंक, यानी कि जो इंटरेस्ट मिला है या दिया गया है तो कैश में तो आपके पास नहीं आया, तो आपने यहाँ पर नहीं दिखाया होगा, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री होती है। बैंक प्रभार या बैंक के कोई चार्जेस हैं, जैसे कि आप देखते होंगे जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है तो उसके बैंक चार्जेस क्या होता है, हाँ, डिडक्ट करता है आपके अकाउंट से। तो अकाउंट में तो दिखाएगा पासबुक में, लेकिन आपके कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने नहीं दिखाए होंगे। बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया भुगतान, पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बहुत से ऐसे पेमेंट होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस की ही क्या होती है, जो जब भी प्रीमियम देने का होता है तो अकाउंट से ही डिडक्ट हो जाता है। तो बहुत से काम जो होते हैं बैंक भी अपने कस्टमर के लिए करता है। तो वहाँ आपकी पासबुक में तो एंट्री उसकी हो जाती है लेकिन कैश बुक में नहीं होती, इसलिए डिफरेंस आता है। उसके बाद आ जाएगा ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कराना, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। कि जो ग्राहक है कभी-कभी डायरेक्टली बैंक में जमा कर देता है और उसकी एंट्री फिर कैश बुक में नहीं होगी, बैंक में ही होगी। बैंक द्वारा ग्राहक के लिए किया गया संग्रह, कलेक्शन मेड बाय द बैंक फॉर द कस्टमर। कि बैंक भी कभी-कभी कलेक्ट करता है कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर भी पासबुक में होती है, कैश बुक में नहीं होती। बिल, हुंडी तथा चेकों का अप्रतिष्ठित होना, डिसऑनर हो जाते हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंस आएगा। ये पॉइंट को एज़ इट इज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इससे सीधे-सीधे ये पॉइंट्स दे रखे होंगे, कहेगा ये किसका इफ़ेक्ट पड़ेगा मिलान पर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की किसका नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट दे रखे होंगे, वहीं से आपका आंसर बनेगा। रोकड़ बही अथवा पासबुक में गलत प्रविष्टियाँ होना, रॉन्ग एंट्रीज़ इन कैश बुक और पासबुक, किसी तरह का कोई गलत एंट्री अगर हो जाती है तो उसकी वजह से भी।
फिर आता है चेक संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सीधे से बता रहा है कि हमने कलेक्शन के लिए तो भेजा है लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। चेक का लेखा रोकड़ बही में हो गया किंतु बैंक नहीं भेजा गया। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। ये भी सिंपल सा है। यहाँ पर संग्रह के लिए बैंक में भेज दिया था लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या हुआ है कि चेक का लेखा रोकड़ बही हमने कैश बुक में तो कर दिया लेकिन उसे हमने बैंक के पास अभी भेजा ही नहीं है। तो यहाँ पर तो एंट्री हो गई तो कैलकुलेशन में आ जाएगी आपके, लेकिन पासबुक में नहीं होगी, तो डिफरेंस तो आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जो कि बैंक रिकंसलेशन यानी कि बीआरएस से रिलेटेड हैं, जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देखने को आपको मिलेंगे। जो प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से ही मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स बनाए हैं, इससे कि आपको ईजी रहे याद करने में। तो ये था बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट कि क्या होता है, क्यों बनाया जाना चाहिए और कहाँ-कहाँ पर आपके डिफरेंस आते हैं दोनों चीज़ों में। तो अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़, जिससे कि आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किस रीज़न से ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ही था। तो अब देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और एग्ज़ाम पर, और जो उसके ऑप्शंस दे रखे होंगे वो क्या रहेंगे। टू नो द बैंक बैलेंस, टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, to correct the cash book, to identify causes of difference between cash book and bank statement। बैंक बैलेंस जानना, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जानना, कैश बुक को सही करना, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच अंतर के कारणों की पहचान करना। तो मैंने आपको बताया ही है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है। तो जो कैश बुक होती है और जो हम पासबुक बनाते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, क्यों आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। तो इसके में मिलान करने के लिए क्या होती है पासबुक, जो हम बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि बीच के अंतर के कारणों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक समाधान विवरण क्या होता है? पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ द कैश बुक, अ सेपरेट स्टेटमेंट, अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो क्या रहेगा, तो ये आपका एक अलग से स्टेटमेंट होता है, इसको बनाना कंपल्सरी नहीं है। जो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है इसको बनाना कोई कंपल्सरी नहीं होता, ये पूरी तरह से जो कस्टमर होता है बैंक का, यानी कि जो ग्राहक होता है, जो उसका यूज़र होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बनाना चाहता है या नहीं। ये कंपल्सरी नहीं होता है, ना ही ये आपके जो हम रिकॉर्ड रखते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं, उसका एक हिस्सा भी नहीं होता ये। ये पूरी तरह से क्या होता है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक होता है। तो एक आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकलेक्टेड चेक्स आर आल्सो नोन एज। अप्राप्त चेक को और क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते हैं, अनक्लियर्ड चेक्स कहते हैं, आउट स्टेशन चेक्स कहते हैं, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो कह रहा है जो अनकलेक्टेड चेक्स होते हैं यानी कि जो अप्राप्त हैं, कलेक्ट नहीं किया गया है जिनको, उनको हम क्या कहेंगे? तो वो आपके बी और सी दोनों होते हैं, अनक्लियर्ड भी होते हैं और आउट स्टेशन भी होते हैं। क्या एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। बकाया आउटस्टैंडिंग नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आपने चेक को कलेक्ट ही नहीं किया है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस मीन्स यानी कि अनुकूल संतुलन का क्या अर्थ होता है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, या फिर बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुकूल संतुलन का क्या मीनिंग है? यानी अनुकूल संतुलन का मीनिंग ये हो जाता है कि आपने जो भी स्टेटमेंट बनाए होते हैं तो उसमें आप बेनिफिट में हैं, यानी कि जो है उसमें आपके पास कैश जो है वो ज़्यादा है। अब वो कैश चाहे कैश बुक के कैश कॉलम के थ्रू हो या फिर बैंक में। तो यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन आपका फेवरेबल माना जाएगा? तो बोथ बी एंड सी, यानी कि जो यहाँ पर बी वाला पॉइंट है, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, क्योंकि दोनों में यहाँ पर पासबुक में जो एंट्री होती है वो अपोजिट रहती है कैश बुक के। जैसे कैश बुक में क्या होता है, जो रिसीव वाला कॉलम होता है वो डेबिट साइड में रहता है और पेमेंट वाला कॉलम जो होता है वो क्रेडिट साइड में रहता है। कैश बुक मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस की है प्रोवाइड करा ही दी है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही कैश बुक के बाद आपको ये वाली क्लास दी है, जिससे कि आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस और दोनों चीज़ें आसानी से याद हो सके। तो यहाँ पर कैश बुक में का हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहता है कैश कॉलम का, तो इस वजह से यहाँ पे क्या रहेगा कि ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा रहेगा।
और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस अपोजिट हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी फेवरेबल माना जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के जस्ट अपोजिट है कि अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स यानी कि प्रतिकूल संतुलन का क्या अर्थ होता है। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनफेवरेबल है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। अगर आपने अच्छे से कैश बुक को पढ़ा है तो आप आंसर इजिली दे देंगे यहाँ पर कि अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल। जब ये देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है कि कैश कम हो रहा है हमारे पास, यानी कि रोकड़ हमारे पास कम है बैंक में भी या कैश में, वो वाला आपका क्या होगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, यानी कि पेमेंट आपने ज़्यादा कर दिया है, आपकी रिसीविंग या रिसिप्ट उतनी नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा है आपको, जिससे कि आप ये देखें कि कैसे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दिया करिए आप लोग। तो प्लीज़ जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सब लाइक और हाइप ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो ज़रूर ही कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।